हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत कुछ बताया था कि सेक्शन 7 के बारे में, सेक्शन 8 शेड्यूल 1, 2 एंड 3। आई होप कि वो सब आपको क्लियर होगा ना फ्रेंड्स। पढ़ा होगा आपने पक्का अच्छी तरह से ना, पक्का। अभी मैं रिवीजन नहीं ले रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे आपको 3 कॉन्सेप्ट्स करवाने थे जो कि मैंने छोड़ दिए थे, स्किप किए थे। आपको बताया था कि इसका स्पेशल एक लेक्चर लगाऊंगी। सो ये वाला लेक्चर इन 3 टॉपिक्स के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। पहले हम एक चार्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसकी थियोरी को पढ़ेंगे पूरी तरह से, ध्यान से, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, कोस्ट पेट्रोलियम। मैंने आपको कोस्ट पेट्रोलियम फाइनेंशियल सर्विसेज और डीसीए डेल क्रेडिट एजेंट ये छुड़वाए थे, तो हम कोस्ट पेट्रोलियम पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और एक लाइसेंस भी मिलता है इसके रिगार्डिंग। तो कॉन्ट्रैक्टर के पास जब कॉन्ट्रैक्ट आता है तो कुछ चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर को अपने इनिशियल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टर खुद करता है। तो यहाँ आप चार्ट में देख पा रहे हैं कि एक्सपेंसेस ऑन एक्सप्लोरेशन कॉस्ट जो है वो टैक्सेबल नहीं होता है, वो टैक्सेबल नहीं होता क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर खुद ही अपने कॉस्ट से बेयर करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को उसको अलग से पैसे नहीं देती। जब पैसे नहीं देगी तो फिर टैक्स भी नहीं लगेगा, सो नो टैक्सेबल। यहाँ वर्ड हमें दो पढ़ने को मिलेंगे जो कि है कॉस्ट पेट्रोलियम और प्रॉफिट पेट्रोलियम। कॉस्ट पेट्रोलियम क्या चीज़ होती है? जो कि पेट्रोलियम कंपनी ने खुद ही अपने बिहाफ पर कॉस्ट की है, इनिशियल कॉस्टिंग जो कहते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जो प्रॉफिट पेट्रोलियम है, जो वैल्यू एडिशन होता है, उस पर टैक्स लगता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस दिया होगा एक्सप्लोरेशन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पता है ऐसे ही कोई भी पेट्रोलियम नहीं खोल देता, उनको लाइसेंस चाहिए होता है। तो जो लाइसेंस देती है फॉर एक्सप्लोरेशन वो एग्जम्प्ट होता है फ्रॉम जीएसटी फ्रेंड्स, ठीक है। दो तीन बातें समझिए आप। कॉन्ट्रैक्टर इनिशियली जो एक्सपेंसेस करते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए, वो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट जो है वो टैक्सेबल नहीं है। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनको लाइसेंस देती है वो एग्जम्प्ट है। डन फ्रेंड्स, हम इसका अब थ्योरी देखते हैं। जैसा कि हमने अभी भी चार्ट में समझा है, अब हम उसको रीड आउट करते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम। व्हेन एन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर गेट्स अ लाइसेंस, यानी कि हम लीज की बात कर रहे हैं, लाइसेंस उसको मिल गया। कौन देगा लाइसेंस? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन देगा लाइसेंस? सेंट्रल गवर्नमेंट। टू एक्सप्लोर माइन एंड पेट्रोलियम क्रूड एंड नेचुरल गैस फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से क्या मिला? उसको लाइसेंस मिला है फ्रेंड्स, ओके। इट एंटर्स इनटू प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है, इजीली बन सकता है। The relationship of the contractor. The relationship of the contractor with the government is not that of partners, but that of lessor and lessee. Friends, ये partners नहीं है, lessor and lessee है. As per this PSCs, when a contractor discover oil, he is at first entitled to recover the contract cost. जब भी contractor जो डिस्कवर करता है, ऑयल डिस्कवर करेगा, वो फर्स्ट क्या कोशिश करता है भाई? अपने कॉस्ट को रिकवर करे। अपनी कॉस्ट, इनिशियली जो कॉस्ट होती है, आपको पता है कि एक्सपेंसेस होता है इनकर्ड इन एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट लाइसेंस फी उसने नहीं दी अभी तक। गॉट माई पॉइंट फ्रेंड्स? लाइसेंस फी नहीं दी है उसने। लाइसेंस फी कैसे देगा? वो लाइसेंस फी देगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट शेयर देगा गवर्नमेंट को, ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट शेयर देगा गवर्नमेंट को। इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम द टोटल सेल प्रोसीड्स एंड देयर आफ्टर ही इज एक्सपेक्टेड टू शेयर विद द गवर्नमेंट द प्रॉफिट फ्रॉम हिज वेंचर नोन एज प्रॉफिट पेट्रोलियम। फ्रेंड्स, मैंने दो वर्ड आपको बताए हैं, कॉस्ट पेट्रोलियम, प्रॉफिट पेट्रोलियम। कॉस्ट में तो क्या है, इनिशियली जो वो खर्चा करेगा वो होता है कॉस्ट पेट्रोलियम। प्रॉफिट, वैल्यू एडिशन इज कॉल्ड प्रॉफिट। द वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम विच द कॉन्ट्रैक्टर इज एंटाइटल्ड टू टेक इन अ ईयर फॉर रिकवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट पेट्रोलियम। जो भी वो कॉन्ट्रैक्टर रिकवरी करता है सिर्फ कॉस्ट तक की, तो उसे हम कॉस्ट पेट्रोलियम कहते हैं। जो वैल्यू एडिशन हो जाएगा कॉस्ट के ऊपर, वो सारा प्रॉफिट पेट्रोलियम कहलाता है। Further, the total value of the petroleum produced and saved from the contract area in a particular period as reduced by cost petroleum, is called profit petroleum. Okay friends, the government share of profit petroleum which is the consideration. Okay friends, आपको समझ में आ रहा है? लाइसेंस के बदले हमने क्या दिया, मतलब पेट्रोलियम कंपनी ने क्या दिया है? उसने दिया प्रॉफिट पेट्रोलियम में शेयर। प्रॉफिट पेट्रोलियम में शेयर दिया एज अ कंसिडरेशन, यानी कि लाइसेंस की फीस क्या हुई? प्रॉफिट पेट्रोलियम में जो शेयर दिया वो लाइसेंस की फीस हो गई, उसके बदले लाइसेंस की फी के बदले क्या दिया है? शेयर का प्रॉफिट। डन फ्रेंड्स, विच इज द कंसिडरेशन पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सर्विस ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू एक्सप्लोर माइन। डन फ्रेंड्स, जो कि एग्जम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। फ्रेंड्स, एग्जम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी, आपको समझ में आ रहा है?
एग्जम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आप देखिए नंबर नोट डाउन है 10 फ्रेंड्स, ये 10 इसको नीचे डिफाइन कर रखा है। सो रेफर चैप्टर 4 एग्जाम्पशन अंडर जीएसटी फॉर डिटेल डिस्कशन चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगी इसकी। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा, आपको क्या समझ में आया है कि जब लाइसेंस मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो कोई कंसिडरेशन नहीं देता। कंसिडरेशन के रूप में क्या मिलेगा उसको, मतलब गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, प्रॉफिट में शेयर, जो कि प्रॉफिट पेट्रोलियम में कुछ शेयर देते हैं, वही कंसिडरेशन का, तो वो एग्जाम्प्ट है। देन फ्रेंड्स, कोई कॉस्ट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, कोई कॉस्ट मिलती है पेट्रोलियम वाले को, कुछ भी नहीं मिलता, कॉन्ट्रैक्टर को कॉस्ट के नाम पे कुछ नहीं मिलता। डन है, उसको एक लाइसेंस मिलता है बस। द कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट अ कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट एंड दिस नॉट टैक्सेबल। डन फ्रेंड्स, हम इसे कंसिडरेशन ही नहीं बोलेंगे। द रीजन फॉर द सेम दैट द कॉन्ट्रैक्टर कैरी एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम फॉर देमसेल्व्स एंड नॉट एज अ सर्विस ऑफ द टू द गवर्नमेंट। दे हैड acquired the right to explore, exploit and sell petroleum in lieu of the royalty and share in profit petroleum. Then friends, 12 फरवरी 2018 को ये सर्कुलर हुआ था इश्यू, जो कि क्लैरिफाई करता है। सर्कुलर किस लिए होता है, क्लैरिफिकेशन के लिए। देन फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल सर्विस। एक बार हम इसका बुक से रीडिंग करेंगे, उसके बाद एक बार चार्ट देख लेंगे। चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। सो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड अ बुके ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटिंग टू लेंडिंग और बोरोइंग। आपको पता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, अदर देन हमें जो बैंक के पैसे वगैरह है उसके अलग से भी, मतलब प्रोसेसिंग करते हैं हमारे लोन वगैरह के डॉक्यूमेंट्स को, और हमारी पासबुक की फैसिलिटी, हमारी एटीएम की फैसिलिटी, नेट बैंकिंग हो गई हमारी। डन फ्रेंड्स, बहुत सारी मोबाइल बैंकिंग है। सो अलग अलग वो हमें सर्विसेज देते हैं। तो इन द फॉलोइंग पैराज वी हैव एग्जामिन्ड वेदर ट्रांजेक्शन इन सच इंस्ट्रूमेंट्स क्वालिफाई सप्लाई। आपको पता सप्लाई कब होगा, कंसिडरेशन होना चाहिए फ्रेंड्स, पर्सन होना चाहिए फ्रेंड्स, बिजनेस होना चाहिए। डन फ्रेंड्स, तब सप्लाई की डेफिनेशन फुलफिल होती है। 7(1)(a), नॉट अ कैपिटल ए, इट्स ए ओनली। एज सीन अर्लियर, द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड बोथ मनी एंड सिक्योरिटीज। आपको पता है सर्विस और गुड्स में मनी एंड सिक्योरिटीज बाहर है। डन फ्रेंड्स, अब हम मनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द डेफिनेशन ऑफ मनी इंक्लूड्स, आपको पता है अगर ये मनी की डेफिनेशन में फॉल करके जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये ना तो गुड्स है ना सर्विसेज है, तो सप्लाई नहीं हुआ। डन है फ्रेंड्स, डन है फ्रेंड्स, क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन में क्या है, गुड्स या सर्विसेज है बोथ फॉर कंसिडरेशन टू अ पर्सन फ्रॉम फॉर फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। डन फ्रेंड्स, तो अगर ये मनी या सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में फॉल कर गया कुछ भी, तो ये हमारी गुड्स और सर्विसेज नहीं है। नहीं है तो बच्चों ये सप्लाई भी नहीं है। Definition of money include instrument like check, draft, pay orders, promissory notes, letter of credit, etc. Therefore, activities that are only transaction in such instrument would be outside definition of service. Then friends, money would also include, ध्यान से समझेंगे, transaction in commercial papers and certificate of deposit, क्योंकि ये type of promissory notes होते हैं फ्रेंड्स। सो आपको मनी की डेफिनेशन समझ में आई होगी। आप इसका छोटा सा चार्ट बना लीजिएंगे मनी और सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन का, सिक्योरिटीज़ भी आगे आएगा। तो मनी की डेफिनेशन का एक छोटा सा चार्ट जैसे आपने गुड्स और सर्विसेज का बनाया है। While these transactions would be outside the ambit of supply, the related activities for which a separate consideration charge would be chargeable to GST if friends, if other elements of taxability are present. वैसे तो ये चीज़ें बाहर है जीएसटी एम्बिट से, बट सप्लाई एम्बिट से, बट अगर इनके रिगार्डिंग कुछ अलग से सेपरेट कंसिडरेशन, सेपरेट सर्विसेज हुए तो उस पर जीएसटी जरूर लगेगा। देयरफॉर जीएसटी वुड बी लेविएबल ऑफ सर्विस चार्जेस, जीएसटी वुड बी लेविएबल ऑफ सर्विस चार्जेस नॉर्मली चार्ज फॉर वेरियस ट्रांजेक्शन्स इन मनी इंक्लूडिंग चार्जेस फॉर मेकिंग ड्राफ्ट, इशुएंस चार्जेस फॉर, आपको पता है फ्रेंड्स ड्राफ्ट चार्जेस जो होता है बैंक की जो डीडी बनती है, डिमांड ड्राफ्ट, उसके रिगार्डिंग बैंक कुछ चार्जेस लेता है, उस पर जीएसटी लगेगा फ्रेंड्स, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ड्राफ्ट मनी है लेकिन ड्राफ्ट के रिगार्डिंग सर्विसेज जो है वो जीएसटी प्रीव्यू में है। द टर्म सिक्योरिटीज, फ्रेंड्स सिक्योरिटीज की डेफिनेशन SCRA लॉ में आप पढ़ेंगे, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, उसमें दे रखा है सिक्योरिटीज की डेफिनेशन, तो उस डेफिनेशन को आप पढ़ लीजिएंगे। In regard, there may arise a doubt as to whether a derivative is included within the meaning of securities. हाँ, एक डाउट है फ्रेंड्स, डेरिवेटिव क्या सिक्योरिटीज की मीनिंग में आते हैं? अगर वो सिक्योरिटीज की मीनिंग को फुलफिल करते हैं फ्रेंड्स तो क्या होगा?
फ्रेंड्स, न तो गुड्स है न सर्विसेज है, अगर दोनों ही नहीं है तो सप्लाई भी नहीं है. सो अबव एंड वेदर डेरिवेटिव्स आर लायबल टू जीएसटी. डेरिवेटिव्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज है. एससीआरए में अगर आप पढ़ेंगे तो डेरिवेटिव्स वहाँ फॉल करता है. डेरिवेटिव्स वहाँ फॉल करता है. डन फ्रेंड्स, आप नीचे पढ़िए 13 नंबर. In terms of section 2AC of SCR, derivatives include a security derived from a debt instrument, share, loan, whether secured or unsecured, risk instrument or contract for differences or any other form of securities. B point पढ़िए. A contract which derives its value from a price or index of prices, stock के prices, or underlying securities. Definition of derivative is in SCRA is an inclusive definition. बस इतना ही है, exclusive नहीं है. So as derivatives fall in the definition of securities, तो उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा फ्रेंड्स, नहीं लगेगा. आगे अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं. तो फ्रेंड्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. ओके, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. फ्रेंड, डेरिवेटिव आगे तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव ही टाइप है. सो क्या फ़र्क है इनको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग से दिया? फ्रेंड्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में डिलीवरी होती है. आपको कॉन्ट्रैक्ट के एंड पर आपको जो भी सिक्योरिटीज है वो डिलीवर हो जाती है. सो फ्रेंड्स, ऊपर वाले केस में डेरिवेटिव्स नॉट लायबल टू जीएसटी. अब नीचे पढ़ते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. द प्राइस ऑफ विच इज dependent on the value of underlying stocks or index of stocks or certain approved currencies, and to the settlement happens normally by way of net settlement with no actual delivery. Friend, no actual delivery. अगर एक्चुअल डिलीवरी नहीं है तो जीएसटी नहीं है. सिंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर द नेचर ऑफ डेरिवेटिव्स, these qualify as securities and thus are not subject to GST. However, friends, सर्कल कर लीजिए. However, where the future contracts have a delivery option and the settlement of contract takes place by way of actual delivery of underlying commodity currency, then such forward contracts would be treated as normal supply of GST and liable to GST. Liable to GST. डन फ्रेंड्स. अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेम इसी तरह से जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. डिलीवरी है अगर तो कॉन्ट्रैक्ट्स की डिलीवरी है देन जीएसटी है, नहीं है तो जीएसटी नहीं है. क्रक्स मिलता है फ्रेंड्स, क्रक्स. अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड टू परचेज और सेल अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी और करेंसी एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट at a predetermined price. So the settlement could be by way of actual delivery or underlying commodity currency or by way of net settlement of differential. आप समझ गए कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपको एक अमाउंट बता दी गई है कि इस अमाउंट पे और इस डेट पर आप फ्यूचर में ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर देंगे. तो अगर आप नेट सेटलमेंट यानी कि आज आपने जो पैसे दिए हैं उस चीज़ के और डिफरेंस उस दिन का जो आपका प्री डिटरमाइंड डेट है उसको कहते हैं, उसके बीच का डिफरेंस कहते हैं नेट सेटलमेंट. अगर तो आपने नेट सेटलमेंट कर दी देन तो जीएसटी नहीं है. और अगर आपने डिलीवरी करवा ली, मतलब जिस प्राइस पर आपको लेना था आपने डिलीवरी करवा ली उस चीज़ की, then GST है. So by way of the resettlement of differential of the forward rate over the prevailing market rate on the settlement date, where the settlement take place by way of actual delivery of underlying commodity currency, then such forward contract would be treated as normal supply of goods and liable to GST. Where the settlement take place by way of net settlement of differential of the forward rate over the prevailing market rate on the settlement date, the same would be फॉलिंग विद इन द परव्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड दस. फ्रेंड्स पढ़िए प्लीज़. अगर हमने नेट सेटलमेंट कर लिया है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का देन वो जीएसटी परव्यू से बाहर कर दिया गया है. मीन्स एक्चुअल डिलीवरी नहीं है तो फ्रेंड्स उस पे जीएसटी नहीं लगेगा. ओके फ्रेंड्स, हमने देखा अभी सेल, परचेज, एक्विजिशन और असाइनमेंट ऑफ अ सिक्योर्ड डेट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रांजेक्शन इन मनी. फ्रेंड्स, सेल, परचेज, एक्विजिशन ऑफ और असाइनमेंट्स of a secured debt does not constitute transaction money. वो मनी नहीं खिलाएंगे. So it is the nature of derivative. अगर डेरिवेटिव है तो हम क्या बोलेंगे उसको? सिक्योरिटी. एंड आपको पता है मनी एंड सिक्योरिटीज बोथ दोनों के दोनों जीएसटी से बाहर है. जीएसटी से बाहर है. गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर है. और अगर वो बाहर है देन पता है. ठीक है फ्रेंड्स. ओके, ट्रांजेक्शन्स इन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई सिंस सच इंस्ट्रूमेंट्स आर डेरिवेटिव्स बीइंग सिक्योरिटीज और बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंस. सिक्योरिटी से तो बाहर है. हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ
सम सर्विस चार्जेस और सर्विस फ़ी, ध्यान से फ्रेंड्स, ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट लाइन कर लीजिए, बेशक आप इंपॉर्टेंट मार्क। सम सर्विस चार्जेस और सर्विस फी और डॉक्यूमेंटेशन फी और ब्रोकिंग चार्जेस और सच लाइक फीस और चार्जेस आर चार्ज ऑन डेरिवेटिव्स future contracts, forward contracts, the same would be a consideration for provision of service and subject to GST। आपको पता है फ्रेंड्स, इन कामों के लिए अगर कोई वो अलग से चार्जेस ले रहे हैं तो देन उस पर GST लगेगा। Further services by way of extending deposit, loan or advances insofar as the consideration is represented by way of the interest. Consideration is represented by way of interest or discount is exempt from GST। आप ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, इंटरेस्ट या डिस्काउंट बैंक वगैरह लगाते हैं सर्विसेज डिपॉजिट लोन को एक्सटेंड वगैरह करने के लिए, देन वो GST प्रीव्यू से बाहर है और हम इसको एग्जम्पशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में इन डेप्थ पढ़ेंगे। इन द सब्सिक्वेंट पैराज वी हैव डिस्कस्ड द एक्सेप्शंस ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई, नेमली सप्लाई मेड फॉर कंसिडरेशन बट नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस। आपको फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। अब तक हमने पढ़ा है कि फ्यूचर डेरिवेटिव्स, सबसे पहले तो एक्चुअल डिलीवरी अगर है तो GST है, एक्चुअल डिलीवरी अगर नहीं है तो GST नहीं है। डन फ्रेंड्स। सिक्योरिटीज़ का मीनिंग क्या है, वही जैसा लिखा हुआ है SCR एक्ट में, ये तो पढ़ा हमने अभी भी। ओके, मनी में क्या क्या आता है, चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ये सब आते हैं, कमर्शियल पेपर भी आता है और CDs भी आते हैं। CD मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये मनी में इंक्लूड है। मनी और सिक्योरिटीज दोनों ही गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर है। क्रक्स बता रही हूँ मैं आपको सारा कुछ। डेरिवेटिव सिक्योरिटीज में इंक्लूड है, इसीलिए वो भी बाहर है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है तो सिक्योरिटी परिव्यू से सिक्योरिटी में डेफिनेशन में आता है। और अगर एक्चुअल डिलीवरी है तो GST है, एक्चुअल डिलीवरी नहीं है तो GST नहीं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी सेम केस है। सो फ्रेंड्स, अब मैंने इसका क्या बनाया है, एक छोटा सा चार्ट बनाया मैंने इसका, इसी तरह से आप देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आप इसको पढ़िए प्लीज़। फाइनेंशियल सर्विसेज का मनी और सिक्योरिटीज की डेफिनेशन लिख दी है मैंने। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, वो ही जो बातें मैंने करेक्शन बताई वो सारी यहाँ बता दी गई है। वही बातें जो मैंने करेक्शन बताई वो सारी यहाँ बता दी गई है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ईजी रहेगा आपको पढ़ने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज। अब हम पढ़ते हैं हम DCA। फ्रेंड्स, DCA पढ़ते हैं अब हम, मतलब डेल क्रेडिट एजेंट। सबसे पहले डेल क्रेडिट एजेंट होता है क्या चीज़ है, यहाँ पर नहीं लिखा बट आप लिख लीजिएंगे। DCA होता है फ्रेंड्स, क्या होता है DCA, बताओगे कोई? DCA बता दो यार। DCA होता है, सोचो ना, गूगल तो कर ही सकते हो। DCA होता है फ्रेंड्स कि एक एजेंट जो बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल काम करता है और वो बायर की पेमेंट को एक्सटेंड करने की पावर भी रखता है। इंटरेस्ट जरूर चार्ज करता है लेकिन पेमेंट को एक्सटेंड करवाने में हेल्प करता है बायर की एंड पर भी, यानी कि वो दोनों के एजेंट हो गए एक तरह से, बायर भी सप्लायर भी। सप्लायर का एजेंट इसलिए क्योंकि वो सप्लायर का माल बेच रहा है वहाँ पर बायर को और उससे कमीशन चार्ज कर रहा है। और एजेंट का इसीलिए, एजेंट नहीं, कस्टमर का, बायर का इसीलिए क्योंकि वो उसको फैसिलिटी दिलवाता है अपनी पेमेंट को एक्सटेंड करवाने की। इंटरेस्ट जरूर चार्ज करता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंटरेस्ट जरूर चार्ज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं इसको। वेदर DCA फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ एजेंट शेड्यूल 1। अब इससे ये क्लैरिफिकेशन निकली थी फ्रेंड्स, लोगों को कन्फ्यूजन थी कि DCA जो है वो एजेंट में काउंट कर लेंगे, एजेंट में आते हैं नहीं आते हैं। अगर तो एजेंट में आएंगे, एजेंट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं, देन शेड्यूल 1 उन पर अप्लाई हो जाता है। शेड्यूल 1 में क्या था, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, अगर एजेंट विदाउट कंस्टिट्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन कर रहा है, या फिर ऑन बिहाफ ऑफ बायर प्रिंसिपल से विदाउट कंस्टिट्यूशन वो ले रहा है गुड्स, तो वो शेड्यूल 1 में काउंट हो रहा था। शेड्यूल 1 में एजेंट जो है वो विदाउट कंसिडरेशन माल को सप्लाई कर रहा है, देन वो GST लगेगा नहीं लगेगा? शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन GST लगेगा नहीं लगेगा फ्रेंड्स? लगेगा। और कौन सी वैल्यू पे लगेगा? सेक्शन 15 में हम पढ़ेंगे उस चीज़ को, टैक्सेबल वैल्यू। सो इनवॉइसेज इशूड बाय सप्लायर टू कस्टमर। फ्रेंड्स में ध्यान से समझेंगे, अगर तो इनवॉइस आपको पता है 3 पर्सन है, पहले तो आप एक चार्ट बनाइए कि 3 पर्सन है, एक प्रिंसिपल है यानी कि सप्लायर, एक है बायर और बीच में एजेंट है। एजेंट क्या करता है, दोनों के बीच में काम करता है, मतलब प्रिंसिपल यानी कि सप्लायर से माल खरीदता है और बायर को बेचता है। सो इनवॉइस यूज्ड बाय सप्लायर टू कस्टमर, अगर तो इनवॉइस
सप्लायर ने खुद कस्टमर के नाम पे डायरेक्ट काटा है तो वो एजेंट नहीं होगा। डेल क्रेडिट एजेंट इसमें एजेंट नहीं होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इनवॉइस इशूड बाय डीसीए इन हिज ऑन नेम। अब क्या सिचुएशन है कि डीसीए ने माल खरीदा, अपना बिल काटा, अपना बिल काट कर कस्टमर को दिया अपने नाम का बिल, तो वो एजेंट है। यस फ्रेंड्स, एजेंट है। सो फ्रेंड्स, एजेंट के लिए एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर टू कस्टमर, तो वो एजेंट नहीं है। अगर तो एजेंट ने माल सप्लायर से खरीद कर खुद रखा है प्लस उसको अपना बिल काट कर दिया है, देन वो एजेंट है। अब यहाँ पर दो बातें और आती है। हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड और थर्ड पढ़ेंगे हम। सेकंड पढ़ते हैं हम। टेम्परेरी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन एक्सटेंडेड बाय डीसीए टू रेसिपिएंट फॉर विच इंटरेस्ट इज चार्ज एंड डीसीए इज नॉट एजेंट। फ्रेंड्स ध्यान से समझेंगे, डीसीए एजेंट नहीं है। डीसीए एजेंट नहीं है तो एक बात तो तय है, डीसीए अगर एजेंट नहीं है यानी कि वो अपना बिल नहीं काट के देगा, यानी कि कहाँ से काटेगा, सप्लायर का जो बिल है डायरेक्ट कस्टमर को जाएगा। तो सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर टू रिसिपिएंट डायरेक्ट, क्योंकि एजेंट तो है नहीं बीच में। सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विसेज फ्रॉम डीसीए टू सप्लायर और रिसीवर दोनों को मिल रही है। और सप्लाई ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लोन सर्विसेज बाय डीसीए टू रिसिपेंट, आपको पता है लोन एक्सटेंशन का काम भी करवाता डीसीए। सो इस केस में इंटरेस्ट जो चार्ज होगा फ्रेंड्स, ध्यान से समझेंगे, इंटरेस्ट जो चार्ज होगा बाय डीसीए नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स बाय सप्लायर। सप्लायर ने जो बिल दिया है उसमें ऐड नहीं होगा फ्रेंड्स, समझ रहे हैं आप। सप्लायर ने जो बिल दिया है उसमें ऐड नहीं होगा, लेकिन डीसीए के पास जो इंटरेस्ट का एक्स्ट्रा पैसा आया है उस पर जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा फ्रेंड्स। इंटरेस्ट का समझिए, लगेगा, जीएसटी लगेगा फ्रेंड्स, लगेगा। आपको समझ में आ रहा है, आई थिंक थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा। नेक्स्ट, ऊपर वाला केस है, लेकिन इस केस में डीसीए जो वो है एजेंट। अब एजेंट है तो दो तीन बातें आप समझिए कि सप्लायर से माल पहले आएगा एजेंट के पास और एजेंट उसको सप्लाई करेगा रिसिपेंट को। ओके फ्रेंड्स, तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय सप्लायर टू डीसीए, फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय डीसीए टू रिसिपेंट, दो बातें ही आ गई। आगे की दो बातें क्या, सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विसेज बाय डीसीए टू रिसिपेंट, और सर्विसेज दोनों को मिल रहा है, और एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट बाय डीसीए टू रिसिपेंट। अब इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज बाय डीसीए बिकम पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो इंक्लूड एज पर सेक्शन 15(2)D ऑफ सीजीएसटी एक्ट। हम पढ़ेंगे, हम इस डी को भी पढ़ेंगे। 15(2) सेक्शन 15 क्या था, वैल्यूएशन वाला चैप्टर। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये आपको क्लियर है। मैं आपको बुक्स की लैंग्वेज करवा देती हूँ एक बार। डेल क्रेडिट एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट है। आ चुके हैं हम यहाँ तक। फ्रेंड्स जरूर बताइएंगे मुझे कमेंट करके कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, एंड प्लीज़ इम्प्रूवमेंट तो होती ही रहती है, इम्प्रूवमेंट होगी, पक्का होगी। सो कमियाँ जरूर बताइएंगे। ओके फ्रेंड, क्लैरिफिकेशन ऑफ इशू पर्टेनिंग टू डीसीए, हम डीसीए बोल के चलते हैं, डेल क्रेडिट एजेंट। Let us first understand what is the meaning of DCA. In commercial trade parlance, a DCA is a selling agent who is engaged by a principal to assist in supply of goods or services by contacting potential buyers on behalf of the principal. The factor that differentiate a DCA from other agent is that the DCA guarantees the payment of to the supplier. डीसीए क्या करता है, गारंटी देता है कि पेमेंट जो है सप्लायर को मिलेगी ही मिलेगी। अगर बायर भाग भी गया तो वो डीसीए खुद अपनी जेब से भरेगा। डन फ्रेंड्स, तो इन सच सिनेरियो वेयर द बायर फेल टू मेक पेमेंट टू द प्रिंसिपल बाय ड्यू डेट, डीसीए मेक द पेमेंट टू द प्रिंसिपल ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, इफेक्टिवली प्रोवाइडिंग एन insurance against default by the buyer, and for this reason the commission paid to the DCA may be relatively higher than normal agent. आपको समझ में आ रहा होगा DCA का मतलब। In order to guarantee timely payment to the supplier, the DCA can resort to various methods including extending short-term transaction based loan to the buyer and paying the supplier himself and recovering the amount from the buyer with some interest at a later rate. आपको समझ में आ रहा होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर टाइमली पेमेंट करनी होती है सप्लायर को, अगर बायर ने नहीं भी दिया तो डीसीए अपनी जेब से सप्लायर को देगा एंड आफ्टर दैट बायर से वो रिकवर करेगा विद इंटरेस्ट।
दिस लोन इज टू बी रीपेड बाय द बायर अलोंग विद द इंटरेस्ट टू द DCA एट अ रेट म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन DCA एंड बायर। आपस में इनकी कोई भी बातचीत हो वो उस रेट पे काम करेंगे। तो फ्रेंड्स सर्कुलर नंबर 73 आया था 5 नवंबर 2018 को। बहुत लेट आया था फ्रेंड्स, पूरे 1.5 साल के बाद आया था। जब GST इम्प्लीमेंट हुआ था उसके 1.5 साल के बाद ही आप लगाइए कि ये आया था सर्कुलर, यानी कि लोगों को तब तक बहुत परेशानी हुई होगी DCA के रिगार्डिंग। सो फ्रेंड DCA क्लियर है आपको? ओके। वेदर DCA फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ एजेंट, अगर वो एजेंट है क्या वो क्वालिफाई कर रहा है? हमने दो बातें बताई थी कि अगर वो अपने नाम से इन्वॉइस दे रहा है, सप्लायर से माल खरीद के अपने नाम से इन्वॉइसेस दे रहा है, देन वो एजेंट है, बिल्कुल है। अगर तो सप्लायर डायरेक्ट कस्टमर को अपने बिल दे रहा है और ये सिर्फ एजेंट का काम कर रहा है, देन वो DCA नहीं है, देन वो एजेंट नहीं है। DCA तो है फ्रेंड्स, वो एजेंट नहीं है। सो एज ऑलरेडी क्लैरिफाइड वाले सर्कुलर, कुछ सर्कुलर आए थे कि शेड्यूल 1 में CGST डिपेंड ऑन द फॉलोइंग पॉसिबल सिनेरियो, ठीक है फ्रेंड्स, कि DCA है या नहीं है। इन केस विद द इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, invoice for supply of goods is issued by the supplier to the customer either himself or through DCA, the DCA does not fall under the ambit, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर इनवॉइस DCA के ही अपने नाम से आए हैं तो वो एजेंट की एम्बिट में फॉल करता है। Whether the temporary short term transaction based loan extended by the DCA to the recipient, DCA ने जो टर्म बढ़ाया है, for which interest is charged by the DCA is to be included in the value of goods being supplied by the supplier where DCA is not an agent। फ्रेंड्स अगर DCA एजेंट नहीं है तो क्या वो अपना बिल देगा? अपना बिल नहीं देगा, अपना बिल नहीं देगा। दोनों केसेस में आप समझ के चलिए फ्रेंड्स। एक बात क्या है, पहले तो ये वाली बात समझिए। बात ये है कि अगर तो वो अपना बिल नहीं देगा, सप्लायर ने खुद दिया है, पहली बात तो यहाँ पे पेमेंट की गारंटी किसकी है? DCA की। यहाँ पेमेंट की गारंटी किसकी है? DCA की। DCA अपने आप पेमेंट देगा सप्लायर को, इंटरेस्ट किसके पास आएगा? DCA के पास आएगा। डन है फ्रेंड्स। सो यहाँ वही बातें लिखी जो मैंने चार्ट में ऑलरेडी बता दिया, बट मैं इसको रीड कर रही हूँ ताकि आप भी इसको रीड करें। इन सच अ सिनेरियो वेयर फॉलोइंग एक्टिविटीज आर टेकन प्लेस, अगर तो वो एजेंट नहीं है तो सिंपल सी बात है, एक लाइन ही कम होगी। कौन सी? कि DCA ने बायर को माल बेचा। यहाँ सीधे सीधे कहाँ से काम आया कि सप्लायर ने डायरेक्ट रिसिपेंट को माल सप्लाई किया है। डायरेक्ट क्या मतलब? बिल जो है, काम तो एजेंट ही करेगा। सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विसेज, DCA किस किस को एजेंसी सर्विसेज दे रहा है? दोनों को, सप्लायर बायर दोनों को। और DCA एक्सटेंड करेगा लोन सर्विसेज, रिसिपेंट की हेल्प करेगा। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट इन केस वे द DCA इज नॉट एन एजेंट, अगर तो वो एजेंट नहीं है, टेम्परेरी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन बीइंग प्रोवाइडेड बाय DCA टू द बायर इज द सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय DCA खुद सर्विस दे रहा है टू द रिसिपेंट ऑन प्रिंसिपल बेसिस एंड इट इज अ इंडिपेंडेंट सप्लाई। It is an independent supply, therefore the interest being charged by the DCA would not form part of the value of the supply of goods। यानी कि जो सप्लायर ने बायर को दिया है उनके बीच में इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन DCA के साथ जो होगा, DCA को जो इंटरेस्ट मिला वो इंडिपेंडेंट सप्लाई मानी जाएगी, उस पर GST लगेगा। मैंने आपको बताया था ये वाली बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? DCA जो है वो एजेंट है, देन सप्लाई क्या होगी? एजेंट के पास आएगी। सप्लायर से माल एजेंट के पास आएगा और एजेंट से माल रेसिपेंट के पास जाएगा। मतलब इनवॉइस ऐसे कटेगी कि सप्लायर से इनवॉइस आएगा DCA के पास, DCA अपना इनवॉइस देगा किसे देगा फ्रेंड्स? बायर को। सो फ्रेंड्स और बायर, डन है फ्रेंड, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। और सेम ऊपर वाले 2 पॉइंट है कि सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विस दोनों को मिल रहा है, DCA दोनों को देता है। और एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट बाय DCA टू द रिसिपेंट, ठीक है फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, अब इसका मतलब क्या? इट इज क्लैरिफाइड दैट इन पैरा वेयर in case where the DCA is an agent, the temporary short-term transaction-based credit being provided by DCA to the buyer no longer retains its character of an independent supply। हम उसको इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं बोलेंगे। जो पहले हमने सप्लाई की थी उसी के बिहाफ पर हमें इंटरेस्ट मिला, एंड इट सब्ज्यूम्ड मतलब मिक्स हो जाएगी उसी सप्लाई के अंदर जो हमने सप्लाई पहले की थी। It is emphasized that the activity of extension of the credit by the DCA to the recipient would not be considered as a separate supply, as it is in the context of supply of goods made DCA to recipient। और ये 15(2)(d) में ऐड हो जाएगा, जो कि हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो कॉस्ट पेट्रोलियम का एक फ्यूचर ऑप्शंस मतलब जो डेरिवेटिव्स के रिगार्डिंग था, और एक हमारा DCA। तो फ्रेंड्स कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। हम जो इसकी रिवीजन क्लास लेंगे वो बीच बीच में लेते रहेंगे फ्रेंड्स, थोड़े थोड़े लेते रहेंगे। उसके बाद एक पूरी रिवीजन क्लास डालेंगे विद सम अमेंडमेंट, अगर कुछ है तो चैप्टर वाइज अमेंडमेंट भी डल जाएगी फ्रेंड्स उसमें साथ साथ, और आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स
2 क्लासेस हुई है, दो दो चैप्टर्स हुए हैं, क्लासेस तो 5-6 हो गए फ्रेंड्स, 2 चैप्टर्स हुए हैं, तो आपको कितना समझ में आया? जो नहीं समझा प्लीज़ फ्रेंड्स, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये टॉपिक क्लियर नहीं है या यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक मुझे रीज़न ही नहीं पता चलेगा कि मैं गलत कुछ बता रही हूँ या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स मैं कैसे उसको इम्प्रूव कर पाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिनको नॉलेज चाहिए उनके साथ। फ्रेंड्स जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। डन फ्रेंड्स, सो कल मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जीएसटी का नेक्स्ट चैप्टर जो आपकी बुक का ही है। ओके फ्रेंड्स, तब तक आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।